सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के आपका जो कंटेम्प्रेरी जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसके थर्ड लेसन में ये जो है उसका सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज को लेके ड्रेनेज जितनी भी सिस्टम है, जैसे कि वो कौन से जॉर्ज वगैरह कहाँ कहाँ पे कैसे बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि पेनिनसुलर रिवर कौन से हैं। हमारे पूरे फिजिकल अगर मैप में हम देखें तो जो हमारा मेन लैंड है, जो सेंट्रल लैंड है, वो वहाँ से पेनिनसुलर प्लेटू पूरा स्टार्ट होता है। तो जो वहाँ की नदियाँ हैं, जैसे कि द मेन रिवर, द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो पेनिनसुलर जगह है वहाँ पे जो वहाँ की नदियाँ हैं वो पूरे वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं और यह जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती हैं, वो भी पश्चिमी तट पर। मोस्ट ऑफ मेजर रिवर्स, जो यहाँ पर अधिकतर जो नदियाँ हैं वो पेनिनसुला है, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब जो है ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में बहती हैं और फिर जाके लास्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। ये जो नदियाँ हैं ये सब जो है अपने माउथ पे डेल्टाज वगैरह बनाती हैं। दे आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट टू द ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो है लगभग बहुत ही स्मॉल स्ट्रीमली होती हैं, क्योंकि वहाँ पे सीजनल रिवर्स होती हैं। जब कभी रेन वगैरह होती है तो स्ट्रीम्स वगैरह दिखने लगती हैं। बाकी दिनों में, ड्राई आउट दिनों में, वहाँ पे पानी नदियों में सूख जाता है। द नर्मदा एंड द ताप्ती आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। केवल यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती ही एक ऐसी नदी है पेनिनसुलर रिवरों में जहाँ पे जो कि पश्चिम की तरफ से बहती हैं और ये स्टोरीज बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर्स का, वो अगर देखें तो हम लोग साइज में वो बहुत छोटी हैं। तो अब कौन सी नदियाँ हैं, तो उनमें से पहले नर्मदा बेसिन है, इसको हम लोग देखेंगे। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक की पहाड़ियों में जो है नर्मदा का ओरिजिनेशन होता है मध्य प्रदेश में, और यह जो है वेस्ट से होते हुए मतलब वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और रिफ्ट वैली फॉर्म, ये एक रिफ्ट वैली भी बनाती है और फॉल्टिंग भी करती है। ऑन इट्स वे टू द सी, इसी तरह से वो समुद्र की तरफ वो चली जाती है। द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशन। नर्मदा नदी जहाँ जहाँ से भी होके जाती है ऐसे ऐसे मतलब पिक्चर्स्क्यू ऐसे ऐसे सीन क्रिएट करती है, ऐसे ऐसे लोकेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं हमें। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप जॉर्ज। तो अगर हम लोग मार्बल रॉक की बात करें तो जो जबलपुर है वहाँ पे जो है ये नर्मदा बेसिन में ही ये पाए जाते हैं और जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गहरे जॉर्ज से होके नर्मदा नदी बहती है। दौधर फॉल्स, यहाँ पर एक फॉल्स है जिसका नाम है दौधर फॉल्स। और फेयर द रिवर प्लम्स ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे नर्मदा नदी जो है उछलती हुई प्लंगेस के रूप में स्टीप रॉक्स वगैरह पे देखने को हमें मिलता है। डू यू नो में हमारा जो नदी है, रिवर है, वो उसके कंजर्वेशन के लिए एक मिशन जो है लिया गया था गवर्नमेंट के रूप में मध्य प्रदेश के, और इस स्कीम का नाम था नमामि देवी नर्मदे। तो आप इसके बारे में और भी सारी जानकारियाँ इस वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो ऑल ट्रिब्यूटरीज, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और जो है बहुत ही छोटे छोटे जो है स्ट्रीम यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो है राइट एंगल के रूप में देखने को मिलते हैं। जो नर्मदा बेसिन है वो कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों को। अब सेकेंड है पेनिनसुलर रिवर में तापी बेसिन। तो जो तापी है वो सतपुत्रा रेंज है, सतपुत्रा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है और यह बैतूल डिस्ट्रिक्ट के आसपास में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इट आल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। यहाँ पर एक जो है रिफ्ट वैली भी इसके पैरेलल में ही नर्मदा नदी के देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथ में छोटी है। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। यह जो बेसिन है तापी बेसिन, यह मध्य प्रदेश के पार्ट्स को कवर करती है, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कवर करती है। द कोस्टल प्लेन जो कोस्टल प्लेन है जो बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी आर वेरी नैरो। जो प्लेन्स है ना तट वाले, वो हिस्से जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं, कम चौड़े हैं, कहाँ के, वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच वाले। हैंस इस प्रकार से द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, इसलिए कोस्टल जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपुझा एंड पेरियार। ये सब नदियाँ हैं, यानी कौन कौन सी हैं यहाँ पे वेस्ट में जो नदियाँ बहती हैं, साबरमती है, माही है, भारतपुझा है और पेरियार है।
तो इन सब को हम लोग आप लोग देख सकते हैं फिजिकल मैप में कि ये सब किस स्टेट में कैसे कैसे ड्रेनेज करती हैं। अब नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन क्या है, तो देखिए जो गोदावरी बेसिन है यह जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर मानी जाती है और यह जो है काफ़ी ज़्यादा स्लोप के साथ राइज होती है। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, जो कि नासिक में है और डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है नासिक, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वहाँ की स्लोप वगैरह से जहाँ पे ढाल नुमा है हिस्सा उसका जो पार्ट, वहाँ पे जो है गोदावरी जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट टू 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है और यह ड्रेन करती है लास्ट में बे ऑफ बंगाल में। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट एमंग द पेनिसुलर रिवर। अगर हम लोग देखें ड्रेनेज बेसिन के रूप में तो ये जो है सबसे ज़्यादा लंबी नदी हो जाती है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरियाज लाइज इन महाराष्ट्र। तो जो बेसिन का है हिस्सा है उसका अधिकांश लगभग 50% जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र में कवर है, फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी फैला है और जो है आंध्र प्रदेश में भी फैला है। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणीता और द मंजरा और द वेंगाना और क्या है, पेनगाना। तो ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एट द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, और इसकी 3 ऐसी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है, एरिया ना, वो बहुत ज़्यादा कवर करती है और इसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो सबसे ज़्यादा जो है वही। द महानदी बेसिन, नेक्स्ट है महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ऊंचाइयों वाले हिस्से से महानदी ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच, यह जो है उड़ीसा से होके बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हुई जाती है। इसका जो लेंथ है रिवर का वो लगभग 860 किलोमीटर है और यह जो ड्रेनेज बेसिन है यह शेयर होती है कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और उड़ीसा में। अब देखेंगे हम लोग कृष्णा बेसिन। जो कृष्णा बेसिन है यह जो है महाबलेश्वर जो है स्प्रिंग में जो है महाबलेश्वर में, और कृष्णा फ्लोज करती है लगभग 1400 किलोमीटर की लेंथ के साथ और यह फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेनेज हो जाती है। द तुंगभद्रा, द कोयाना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा, ये सब जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड, ये जो नदी है कृष्णा बेसिन जो है यह कहाँ कहाँ तक है, फैली महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। देखिए ये सब आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। फिर फिजिकल मैप में देखेंगे, आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से पार्ट बना दूंगा फिजिकल मैप में, उसको पूरा नोटेट करके आपको दिखा दूंगा। तो एक बार उसको देख लेंगे आपको तो आ जाएगा। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। फिर देखेंगे हम लोग द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु। कुडालोर है तो जो कावेरी है, कावेरी बेसिन है जो है ब्रह्मगिरी रेंज की तरफ से ओरिजिनेट होती है जो कि वेस्टर्न घाट्स में है और फाइनली है बे ऑफ बंगाल में साउथ में होते हुए, कहाँ से, कुडालोर से होते हुए जो कि तमिलनाडु में है, बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। जो टोटल लेंथ है इस नदी की लगभग 760 किलोमीटर है और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। यह जो बेसिन है यह बहुत सारे हिस्सों को कवर करता है, कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु में। डू यू नो में हम लोग देखेंगे कि जो रिवर कावेरी है यह जो है सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में, जिसे जो है शिवा समुद्रम फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिवा समुद्रम फॉल्स कौन सी नदी बनाती है, तो कावेरी, ठीक है। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर और बेंगलुरु एंड कोलर गोल्ड फील्ड। तो ये जो कावेरी रिवर है इससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है इसके फॉल्स वगैरह से। तो कहाँ कहाँ पे इसकी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, मैसूर में और बेंगलुरु में और कोलर गोल्ड फील्ड में भी। अब आपको पता करना है कि द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो इंडिया का जो बिगेस्ट वाटरफॉल है उसका नाम है रॉक फॉल, ठीक है। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवार्ड्स द ईस्ट। इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो ईस्ट की डायरेक्शन में बहती हुई देखने को मिलती हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी, बैतरनी और सुबर्णरेखा, ये सब जो है नोटेबल ऐसे एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे, जो कि ये सब ईस्ट डायरेक्शन हमें देखने को बहते हुए मिलती हैं और इसे आप लोग को एटलस में भी देखना है कहाँ पर ये सब है। डू यू नो में
71% जो वर्ल्ड का सरफेस है ना वो कवर है वाटर से, ठीक है, लेकिन 97% जो है ना वो नमक वाला पानी है, साल्टी वाटर है। तो केवल 3% ही अवेलेबल है हमारे लिए फ्रेश वाटर, ठीक है, और उसमें भी 3/4 जो 3% अवेलेबल है उसका 3/4 हिस्सा जो है आइस से ट्रैप हो गया है, ढक गया है। तो अब बताइए कितना कम पानी बचा हम लोगों के यूज़ के लिए। तो अब बारी आती है रिवर्स के बाद लेक्स की, झीलों की। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वैलीज, कश्मीर वगैरह में फेमस डल लेक और हाउस बोट वगैरह, शिकारा, ये सब जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना है जो कि अट्रैक्ट करती हैं ये सब स्पॉट जो है टूरिस्टों को हर साल। और इसके जैसे ही बिल्कुल आप लोग गए होंगे कई जगह टूरिस्ट स्पॉट में, जैसे झील के पास, या फिर आप लोग बोटिंग वगैरह एंजॉय किए होंगे, स्विमिंग एंजॉय किए होंगे, या फिर कोई और भी गेम वाटर वाले एंजॉय किए होंगे। तो चलिए इमेजिन करते हैं हम लोग कि यदि श्रीनगर, नैनीताल और जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो सब अगर नॉट हैव ए लेक वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। अगर वो लोग लेक के पास ना होते तो क्या वो आज के जैसे अट्रैक्टिव होते? नहीं होते, शायद नहीं होते। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया, सोचा है कि क्या इम्पोर्टेंस है इन लेक्स के किसी भी टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए? तो apart from the attraction of for tourist, lakes are also useful for to human beings in many ways। केवल टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन के एक्टिविटीज़ हैं, पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए यूज़फुल है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि लेक्स आर ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। तो ये आपको देखना है कि जो झीलें हैं जो बड़े पैमाने पे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं वो सीज कहलाती हैं। जैसे कैस्पियन हो गया है ना, ये भी एक लेक ही है लेकिन इतना बड़ा है कि इसको सी कहा जाता है। उस तरह डेड है, उसी तरह से एरियल सीज वगैरह है। डेड सी नाम सुना है आप लोगों ने? इंडियाज हैज़ मेनी लेक्स, भारत के पास बहुत सारी झीलें हैं। दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है झीलें सभी आपस में साइज में और अपने अपने गुणों में अलग अलग हैं, डिफर हैं। जो अधिकतर झीलें हैं वो परमानेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो ड्यूरिंग रेनी सीजन, केवल बरसात के दिनों में झीलों में देखने को मिलती है, बाकी टाइम में पानी जो है वो सूख जाता है। तो ऐसे झील इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। तो ऐसे जो झील होते हैं ना ये ड्रेनेज के काम में आते हैं सेमी एरिड क्षेत्रों में। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स while others have been formed by wind, river action and human activities। तो कुछ ऐसे झील हैं जो हमें रिजल्ट के रूप में ग्लेशियर और आइस शीट वगैरह के रूप में देखने को मिलते हैं, और कुछ झील तो ऐसे हैं जो हवाओं के द्वारा, नदियों के प्रवाह के द्वारा या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा बन जाती हैं या बनी हुई पाई जाती हैं। तो एक जो मेंडरिंग रिवर होती है ना वो एक क्रॉस करती है फ्लड प्लेन्स को फ्रॉम कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक्स। तो वो जो पहला फिगर हम लोग देख रहे थे ये वाला, तो देखिए जो ये रिवर है ना, ये यहाँ पे जब ऐसे आप आएगा तो फिर ये जो ऐसे ऐसे इसके शेप बनते जाते हैं ना, ये जो मेंडर्स होते हैं ना, यही कारण है कि बाद में फिर ये ऑक्सबो टाइप का लेक वगैरह बन जाता है। जब डेल्टाज वगैरह, सिल्ट वगैरह इकट्ठा होने लगते हैं फ्लोरिंग के कारण, और भी मूवमेंट हो जाते हैं जब, तो किसी जगह पे ऐसे इकट्ठा होने लगता है, तो इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। यानी ये मेंडर जो है ना, मेंडर की वजह से ही जो है ये ऑक्सबो लेक वगैरह बन जाते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है आपको कि जो मेंडरिंग वाले रिवर्स हैं वो फ्लड प्लेन एरिया से कट ऑफ हो जाते हैं और बाद में फिर वहाँ पे एक्सबो टाइप के लेक वगैरह बना देते हैं, एक्सबो शेप के। स्पीड्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरियाज, दैट इज द चिल्का लेक, पुलिकैट लेक एंड कोलेरू लेक। ये सब ऐसे लेक है ना जो ऐसे लगून्स वगैरह में कोस्टल एरिया में देखने को मिलते हैं। कौन से लेक? जैसे चिल्का लेक है, पुलिकैट लेक है और कोलेरू लेक है। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज द समटाइम्स सीजनल। कभी कभी जो रेल लेक्स होती हैं, जो झील होती हैं, वो रीजन में किसी भी जिस क्षेत्र में होती है वहाँ पे कभी कभी ड्रेनेज का काम करती हैं सीजनल रूप से। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो सांभर लेक है राजस्थान में, ये जो है साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। इसका जो वाटर है वो साल्ट वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन। जो अधिकतर फ्रेश वाटर वाले झीलें हैं वो हिमालय रीजन में पाई जाती हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन, और उनका जो ओरिजिन है वो क्या है? ग्लेशियर है। तो अगर हम लोग अन्य शब्दों में समझें तो ये सब जो कैसे बनती हैं, ग्लेशियर डग आउट, ग्लेशियर जो है गड्ढे हो जाते हैं, बेसिन के रूप में चेंज हो जाते हैं, फिर विच वाज द लेटर फील्ड विद द स्नो मेल्ट, फिर बाद में जो बर्फ पिघलती है वो उसमें भर जाते हैं। फिर बाद में वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। और जो वुलर लेक है और जम्मू कश्मीर में है वो
किस तरह से बना है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना है। वहाँ के प्लेट खिसक गए तो वहाँ पे गड्ढा हो गया, फिर बाद में स्नो मेल्ट हुई तो वहाँ पे झील बन गया। तो ये सब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है लेक है इंडिया में ना, जैसे डल लेक है ना, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक और बरपानी, ये बारापानी, ये सब जो है इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर वाली लेक्स हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा भाई कि फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन सी हैं। तो डल लेक है, भीमताल है और नैनीताल है, ठीक है, और लोकटक है और क्या है, बरापानी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर के लेक्स हैं। तो ये देखिए लोकटक लेक का ये पिक दिया हुआ है, आप लोग नेट पे देखेंगे इसे तो और भी अच्छा दिखेगा। Apart from the natural lakes, the damming of the rivers of generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो इन सब जो नेचुरल लेक्स है ना, इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे झीलों को डैम वगैरह के रूप में रिवर को चेंज कर दिया गया है, जनरेट कर दिया गया है, और उससे फिर क्या जनरेट किया जाता है, हाइडल पावर सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है जैसे गुरु गोबिंद सागर, जिसे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक विद द हेल्प ऑफ द एटलस। एटलस की सहायता से आपको नेचुरल और जो हम लोगों ने खुद से बनाया है झील अपने पर्पज़ के लिए, वो आपको लिस्ट करना है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। जो लेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेट वैल्यू रखती हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। एक जो लेक होती है वो हेल्प करती है रेगुलेट करने के लिए जो नदी का फ्लो होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ड्यूरिंग द हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अगर आसपास झील है तो वो क्या करती है, बाढ़ को रोकती है, सारा पानी उसमें आ जाता है, चला जाता है और बाढ़ नहीं आ पाती। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, सूखे के दिनों में कि वो मेंटेन करके रखता है जो फ्लो है वाटर का आसपास के एरिया में, है ना। इतने सारे से हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल लेक्स होती हैं। लेक्स कैन आल्सो यूज फॉर द डेवलपिंग हाइडल पावर। झीलों का प्रयोग जो है हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों ने देखा है ये भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, उस तरह से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बनाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रेट वैल्यू रखती है ये सब जो जितने भी लेक्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। दे मॉडरेट, इतना ही नहीं, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। तो ये सब केवल इतना ही नहीं बल्कि मेंटेन करती हैं आसपास के क्लाइमेट कि कहीं पे अगर पानी है तो आसपास का एरिया जो है वो क्लाइमेट वहाँ का कैसा रहेगा, हल्का ठंडा रहेगा। तो इस तरह से क्लाइमेट को भी सराउंडिंग्स मेंटेन करती हैं, और साथ ही साथ इकोसिस्टम वहाँ का जो है एक्वेटिक जो वहाँ का इकोसिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहता है। नेचुरल ब्यूटी जो होती है एक लेक की वो भी इन्हेंस होती है। तो इस तरह से टूरिज्म को और रिक्रिएशन को प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है लेक्स हमारे लिए। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी में नदियों का क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो देखेंगे हम लोग रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। पूरे इतिहास में अगर हम लोग देख लें तो रिवर्स के आसपास से हम लोग का पहले स्टार्टिंग हुआ था सेटलमेंट। तो नदियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रूप से हमारे लिए मायने रखती हैं। जो वाटर है वो रिवर्स में वो नेचुरल रिसोर्स के रूप में है और बहुत सारे वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। देयरफॉर जो रिवर बैंक्स हैं ना वो अट्रैक्ट करती हैं सेल्टर्स को। प्राचीन समय से ही, पहले से ही लोग प्राचीन समय से नदियों के आसपास सेल्टिंग करना स्टार्ट किए थे। ये जो सेटलमेंट्स हैं ये आज के समय में बहुत बड़े शहर हो रहे हैं। जो अगर हम लोग चाहें तो लिस्ट वगैरह इसको बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग का जो घर है, शहर है, वो कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है, ये सब चीज़ें एक्टिविटी की हैं। तो जो रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, बहुत सारी चीज़ों में जो है जैसे कि सिंचाई में, नेविगेशन के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बहुत सारे चीज़ों में हम नदियों का यूज करते हैं। इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो अधिकांश क्या है, एग्रीकल्चर है। हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब देखेंगे हम लोग रिवर पोल्यूशन। तो भाई नदियाँ, झील, ये सब हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने देख ही लिया है। अब इनके पोल्यूशन के लिए क्या किया जा रहा है और पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, पोल्यूशन से क्या नुकसान हो रही है। जैसे कि जो डोमेस्टिक ग्रो हो रहा है, हमारा जो आसपास का माहौल, एटमॉस्फेयर, पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल हो या फिर एग्रीकल्चरल के लिए हो, वो सब जो है नेचुरली रूप से पानी को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं।
एज ए रिजल्ट तो परिणाम क्या आ रहा है, ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह और इकोनॉमिकल रूप से या फिर जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के ग्रो हो रहे हैं, जो हम लोग कूड़े कचरे फेंकते रहते हैं, उसका परिणाम ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी पॉल्यूट हो रहा है। और मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, और नदियों से अधिक पानी जो हम लोग ले रहे हैं ना यूज़ के रूप में, वो सब जो है उसके वॉल्यूम को, पानी के मात्रा को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे रूप में अगर हम लोग देखें तो जो हैवी लोड है, अनट्रीटेड स्वेजेस एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आर इम्पाइटेड इनटू द रिवर्स। जो देखिए इन्फ्लुएंस में होता है कूड़ा कचरा, ठीक है, स्वेजेस में होता है गंदगी, जो भी सीवर वगैरह टाइप के जो सीवेज है ना, जो इंडस्ट्रीज वगैरह के गंदे नाले वगैरह के पानी वगैरह आते रहते हैं, वो सब नदियों को जाके दूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। This affect not only the quality of water but also the self cleansing capacity of the river। जो नदियों में देखिए खासियत होती है, वो खुद से ही अपने पानी को साफ रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी गंगा रिवर है, वो उसके पानी में कभी बैक्टीरिया नहीं आते हैं, चाहे जितने दिन तक आप उसको बॉटल में बंद करके रखिए, तो उनके अंदर सेल्फ क्लीजिंग की कैपेसिटी होती है। तो केवल पानी की क्वालिटी ही नहीं ख़राब हो रही, गंदा हो रहा, बल्कि उनकी जो सेल्फ क्लीजिंग की कैपेसिटी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुरा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो होती है, गंगा वाटर जो है अवेलेबल है डाइल्यूट के रूप में, और एसिमुलेट हुआ है पॉल्यूटेड लगभग जो है 20 किलोमीटर, ये देखिए 20 किलोमीटर लार्ज सिटीज़ के रूप में। बट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ टू इट हैपन एंड द पॉल्यूट लेवल मेनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग। तो धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो सब जो है होते जा रहे हैं और वाटर को धीरे धीरे रिवर्स के पॉल्यूट करते जा रहे हैं। Concern over the rising pollution in our rivers led to the launching of various action plan to clean the rivers। इस तरह से जिस तरह से ये पॉल्यूशन फैल रहा है, उसके हिसाब से हमें बहुत सारे प्लान्स वगैरह बना के एक्शन लेना पड़ेगा उसके, नहीं तो ये सब ऐसे ही गंदा रहेगा। हैव यू हियर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान? क्या आपने कभी किसी ऐसे प्लान के बारे में सुना है जो नदियों को साफ करने के लिए बने हो? हाउ डज यू हेल्थ गेट अफेक्टेड बाई पॉल्यूटेड रिवर वाटर? कैसे आप लोग अपने शरीर को, अपने हेल्थ को जो है पॉल्यूटेड रिवर वाटर से प्रभावित कर रहे हैं? थिंक अबाउट, चलिए इसके बारे में सोचिए। लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर, ऐसा जीवन जो बिना पानी, बिना फ्रेश वाटर के हो। अरेंज डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास, अपने क्लास में इस पे डिबेट करिए कि भाई पानी को साफ कैसे किया जाए और इसके क्या प्लान किए जा सकते हैं। एक है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP बनाई गई थी, जिसमें जो है रिवर को क्लीन करने का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कंट्री में, और इसको जो है गंगा एक्शन प्लान GAP जो है 1985 के रूप में तैयार किया गया था। जो गंगा एक्शन प्लान है एक्सपेंडेड हुआ और कवर किया बहुत सारे रिवर्स को अपने अंदर, ठीक है। लेकिन जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था NRCP का 1995 में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NRCP इज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स विच आर मेजर वाटर सोर्स इन द कंट्री। तो हमारे देश में जो मेजर वाटर सोर्स हैं, मुख्य रूप से जो सोर्स हैं पानी का, ये नदियाँ, इनको साफ करने के लिए NRCP जैसे प्लान वगैरह जो है 1995 में चलाए गए थे, स्टार्ट किए गए थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन एपिडेमिक वर्क। तो इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों को जागरूक करने के, और तमाम एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप लोग इसको इस लिंक पे देख सकते हैं। फाइनली हम लोगों ने ये समझा कि लेक्स जो है फ्रेश वाटर हमारे पूरे ग्लोब पे बहुत कम है, और फ्रेश वाटर का 3% का जो 1/4 है वो जो है ऑलरेडी आइस कवर है। तो अब जो बचा वो भी बहुत कम है, उसमें भी हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में यदि हम लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया तो यहाँ पे चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।